अस्सलाम दोस्तों, सर मोहम्मद फखर में खुशामदीद। सर लकीर वाज़ेह होती चली जा रही है और तफरीक भी, क्योंकि अगर ये बात कही जा रही है, मीडिया के ऊपर कही जा रही है, बबांगे दोहल कही जा रही है और इस बात का इशारा भी दिया जा रहा है कि जनाब मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच गए हैं और उनके लिए अल्फाज इस तरीके से अदा किए जाते हैं कि हुकूमत या इदारे से लड़ाई नहीं चाहते, ताहम ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर हमारा एहतराम नहीं किया जाएगा तो फिर हमसे भी उम्मीद ना रखी जाए। तो इसका मतलब ये है जनाब कि बात वहां तक चली गई है जहां तक इसको नहीं पहुंचना चाहिए था। और इस सूरत हाल में जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस शहजाद मलिक साहब के ये रिमार्क्स बहुत ही ज़्यादा तवज्जो के तालिब हैं, क्योंकि एक जानिब उन्होंने रिकन्सिलिएशन की बात की है तो इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का इशारा भी दे दिया है कि जनाब ताली दोनों हाथों से बजेगी। अगर हम पीछे हटेंगे तब आपको पीछे हटना पड़ेगा, अगर आप हमारा एहतराम करेंगे तब ही हम आपका एहतराम करेंगे। और फिर उन्होंने इस बात का भी इजहार कर दिया है ये कहते हुए कि जनाब हमें किसी की बेई टीम ना समझा जाए। तो ये सूरत हाल ज़रा थोड़ी सी ख़राब हो रही है। कैसे? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और अगर आपको इस सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूं तो फिर हमें उस एक ख़बर की तरफ रुजू करना पड़ेगा जो हालिया दिनों के अंदर जो है ना वो किसी न किसी लेवल के ऊपर ज़ेर गर्दिश रही है और वो ख़बर अब मुझे मटीरियलाइज होती हुई या हकीकत बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा है जो चलाने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का 100% यकीन है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस बात का 100% यकीन है कि अब अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी मुकदमा रूटीन की अदालतों में या मौजूदा जुडिशरी के ताबे चलाया गया तो फिर उसके नताइज भी इमरान खान के हक में ही निकलेंगे। लिहाजा इमरान खान के खिलाफ मुकदमात को चलाने के लिए एक जानिब खुसूसी अदालत तश्कील देने की तजवीज़ है तो वहीं पर इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा फौजी अदालत में चलाने की भी तजवीज़ सामने आई है। और ये मुकदमा 9 मई के वाक़यात के हवाले से नहीं, इब्तदाई तौर पर ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि इमरान खान के खिलाफ जो इंक्वायरी है वो काफ़ी हद तक फाइनलाइज हो चुकी है और इमरान खान के मुख्तलिफ जो इल्ज़ामात हैं उनकी रिपोर्टिंग की डिटेल्स भी हासिल कर ली गई हैं। और अब इमरान खान साहब से हालिया दिनों में यानी अगले चंद दिन के अंदर ही इमरान खान साहब से जो उन्होंने बयान दिया था उसके ऊपर बराह रास्त गुफ्तगू की जाएगी और ये गुफ्तगू एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होगी। और मजिस्ट्रेट्स के सामने इमरान खान के इस बयान के बाद उन सवालों जवाब के बाद ही जो गवाह हैं उनकी फहरिस्त को रेडी किया जाएगा और वो भी मजिस्ट्रेट के रूबरू आकर बयान देंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस मरतबा ज़्यादा संजीदगी के साथ और ज़्यादा पक्का हाथ डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोशिश ये है असल में कि जनाब अगर मिलिट्री ट्रायल से इमरान खान के खिलाफ फैसला आ भी जाए तब भी वो फैसला इतना वर्दी हो, इतना पावरफुल हो कि वो रूटीन की अदालतों के अंदर सस्टेन कर जाए। लिहाजा इस सूरत हाल को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि इमरान खान के खिलाफ जो अगला जो तीर चलाने का फैसला किया गया वो है कौन सा। अगर आपको याद हो हालिया दिनों में इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में मीडिया के साथ बहुत ही ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू की है और एक नहीं एक से ज़ायद मरतबा की है। और एक गुफ्तगू तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की इस यकीन दहानी के जवाब में की थी कि जनाब इमरान खान आज मीडिया टॉक करते हुए आज 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगेंगे, लेकिन इमरान खान ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ एक महाज भी खोला और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब पर इस बात का इल्ज़ाम भी लगाया कि जनाब वो उनको मंजर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी अहलिया के खिलाफ भी वो जो हार्पिक के 3 कतरों की कहानी थी उसका इल्ज़ाम भी उन्होंने इनडायरेक्टली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर लगाने की कोशिश की। और फिर एक मीडिया टॉक में इमरान खान ने इस बात का इजहार भी किया कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हो जाता है, अगर बुशरा बीबी की जान को खतरा लाहक हो जाता है तो फिर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मरते दम तक पीछा करेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। और इमरान खान साहब का ये बयान ना सिर्फ नेशनल मीडिया पर नशर हुआ था बल्कि वो तमाम अखबारात की जीनत बना था। अब एक सर्विंग जनरल को और ख़ास तौर पर एक ऐसा जनरल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हो उसके ऊपर इक़दाम कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाना अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा तौहीन अमेज़ भी है और अपने अंदर बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम भी है और इस संगीन इल्ज़ाम को किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा जो है
ذرائع نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اس معاملے کو سیریسلی لیا جا رہا ہے اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف ان کے ان بیانات کے اوپر ایک مقدمہ دائر کیا جائے گا، اور یہ مقدمہ ہے افواج پاکستان کو اپنے چیف کے خلاف اکسانے کا، یعنی بغاوت کے لیے، اور وہ بھی مسلح افواج میں بغاوت کی کوشش کرنے کا الزام۔ اور اس کے اوپر وہ تمام اخبارات اور وہ تمام میڈیا چینل ان سے رجوع کیا جائے گا اور ان سے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ بڑا یہ سمپل سا معاملہ ہے، جن اخبارات کے اندر بیان چھپا ہے ان کے نیوز ایڈیٹرز اور ایڈیٹرز کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب یہ بیان چھپا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی چھپا تھا۔ آپ کو کہاں سے فائل ہوا؟ آپ نے ایجنسی سے لیا یا اپنے رپورٹر سے لیا؟ کیونکہ ہر ایک خبر کے آگے کریڈٹ لائن پڑی ہوتی ہے یا نام چھپا ہوتا ہے۔ وہ نیوز ایڈیٹر یہ کہے گا یا ایڈیٹر یہ کہے گا کہ جناب ہم نے یہ خبر ایجنسیز سے بھی لی ہے، اور نیوز ایجنسیز، اور ہم نے یہ خبر جو ہے اپنے جو لوکل رپورٹرز ہیں ان سے بھی لیا۔ کہیں گے جناب رپورٹرز کے نام بتائیں، وہ آگے رپورٹرز کا نام بتائیں گے، وہ کہیں گے جی ایجنسیز کے نام بتائیں، وہ ایجنسیز کے نام بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ رپورٹرز جنہوں نے یہ خبر فائل کی ہوگی ان کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب یہ جو خبر ہے یہ آپ نے فائل کی ہے؟ وہ یقینی طور پر یہ تو نہیں کہہ سکتے جناب ہم نے خبر نہیں فائل کی، وہ کہیں گے جناب ہم نے خبر فائل کی ہے۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا عمران خان نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا، وہ کہیں گے جناب بالکل کی ہے۔ پوچھا جائے گا کہ جناب یہ بات انہوں نے آپ کے سامنے کی ہے، آپ نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی ہے؟ تو وہ بھی اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیں گے، اور ان کا جواب ہاں میں ہوگا تو کہیں گے پائن آ جاؤ سیٹ پہ، اور ان کے نام کو شارٹ لسٹ کر لیا جائے گا، اور پھر ان کے بیان کو ریکارڈ کرایا جائے گا جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے، جسے ہم سیکشن 64 کا بیان کہتے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ تمام ٹی وی چینلز اور اخبارات کے بیانات کو لے کر، ان آڈیوز ویڈیوز کو لے کر، وہ ساری کی ساری مواد کو لے کر عمران خان کے ٹرائل کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اور یہ ٹرائل حقیقت میں عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ عمران خان کے لیے یہ کہنا کہ جناب یہ بات میں نے نہیں کی، اور پورے کا پورا میڈیا یہ کہہ رہا ہوگا کہ جناب یہ بات عمران خان نے کی ہے، تو وہ ایک سنگین صورتحال ڈیولپ ہوگی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جناب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس مقدمے کو عام عدالتوں میں نہیں چلانا چاہتی، تو اس کی وجوہات بھی حالیہ دنوں میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اگر آپ کل کی سماعت کا جو ہے وہ جائزہ لیں جو جناب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں ہمارے سامنے آیا تھا، تو وہ جو سماعت تھی وہ اپنے اندر ہی بہت سارے سوالات کو رکھتی تھی۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، اس عدالت میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے استفسار کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکرٹری دفاع کو ہم بلا رہے ہیں، اور سیکرٹری دفاع نے عدالت میں بتانا ہے کہ آئی ایس آئی کام کیسے کرتی ہے۔ پھر دوسرا سوال انہوں نے جو وزیر دفاع سے سیکرٹری دفاع سے پوچھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، وہ یہ تھا کہ آئی ایس آئی انٹرنل ورکنگ کیسے کرتی ہے، ریاست کے فنڈز استعمال ہوتے ہیں، سیکٹر کمانڈرز کی کیا ذمہ داری ہیں، ان کے نیچے کتنے لوگ کام کرتے ہیں۔ اب ایجنسیاں چھپ کر نہیں رہیں گی بلکہ سامنے اور سٹرکچرڈ ہوں گی۔ یہ ادارے کام کر کے قوم پر احسان نہیں کرتے۔ جب اداروں کا احتساب نہ ہو اور احتساب کا طریقہ کار موجود نہ ہو تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے انفیکٹ اس بات کا اظہار کیا کہ وہ آئی ایس آئی کی انٹرنل ورکنگ کو جاننا چاہتے ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ آئی ایس آئی ایک خفیہ ادارہ ہے، اور خفیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپریشنز کہ وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے، کون کون سے کام کر رہی ہے، اور اس وقت وہ کن کن مشنز کے اوپر ہے، وہ تمام کی تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا بائی ڈیفالٹ ان کا کام ہی ہے اس کو خفیہ رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنے جو سٹاف ہے اس کی لسٹ جناب محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں جمع کرا دیں گے تو وہ ان کا جو سٹاف ہے وہ خفیہ کہاں رہے گا، وہ تو کھل کے سامنے آ جائے گا، ایکسپوز ہو جائے گا۔ اور خفیہ ادارے کا جو بھی بندہ ایکسپوز ہوتا ہے وہ بیچارہ نوکری پہ نہیں رہتا، کیونکہ اس کے بعد پھر اس کو ہٹانا ہی مقصود ہوتا ہے، اور یہی خفیہ ادارے کا ایک انٹرنیشنل پیمانہ ہے۔ لیکن جناب محسن اختر کیانی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جناب ہم نے ان کو لے کے آنا ہے سامنے، ہم نے ان کو ایکسپوز کرنا ہے۔ چیف جسٹس جو ہے لاہور ہائی کورٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب ہمیں لکیر کھینچنا ہے۔ وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب اب ہم نے پراکسی نہیں بننا، اب ہم کسی کی بی ٹیم نہیں بنیں گے، ہم جو ہے جو ہمارا احترام کرے گا ہم اس کا احترام کریں گے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ سچویشن ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ریاست کے اہم ستون اب ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ آج ہی اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا، جس کا ایک ٹویٹ میں اس وقت آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ معاملہ
کہ किस तरीके से हमारे निज़ाम को चलाया जा रहा है। अभी चंद रोज़ पहले ये खबर सामने आ रही थी कि वो जो है पंजाब के अंदर ये जो हमारे दहशतगर्दी अदालतों के जज थे, इनकी तब्दीली का इशू था और इसके ऊपर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस बात का इजहार किया था कि वो अगर उनके बताए हुए जजेस को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के अंदर अपॉइंट नहीं किया जाएगा तो वो मरियम नवाज को बतौर चीफ मिनिस्टर अपनी अदालत में तलब करेंगे। अब होता यह है कि आज इस बात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि जनाब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जिन नामों की मंजूरी दी थी, वही नाम जो है, वही अफराद, वही जज साहिबान अब दहशतगर्दी अदालतों का चार्ज संभालेंगे। फेयर इनफ। लेकिन उसके बाद एक ट्वीट सामने आता है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और फिर ये ट्वीट मैं पढ़ने के बाद सवाल करूंगा जनाब अतर बिन अल्लाह साहब से, जनाब शहजाद मलिक साहब से, कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लिहाजा कार्रवाई के मुझे बज़ाहिर इम्कानात नजर नहीं आते, लेकिन ज़मीर को जगाने की हल्की फुल्की सी कोशिश तो की जा सकती नहीं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। पूछा जाता है, ये ट्वीट करते हैं जनाब अजहर मशवानी साहब। अजहर मशवानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को लीड करते हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नैरेटिव सेटिंग है उसके अंदर भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो ये ट्वीट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सरगोदा और गुजरांवाला से टाउट लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, टाउट एटीसी जजेस यानी एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स जजेस एजाज बुट्टर और नताशा सिप्रा को हटा दिया। दो जजेस को जो इस वक्त एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं, मोहतरम अजहर मशवानी उनको टाउट कह रहे हैं, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये टाउट जजेस थे, इनको हटाया जा रहा है क्योंकि नताशा सिप्रा ने गुजरांवाला में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए शहरियों को 5-5 साल की सजाएं दी थी, और एजाज बुट्टर ने पहले लाहौर में खवातीन को झूठे केसेस में बंद रखा, फिर सरगोदा में सनम जावेद और आलिया हमजा का 35 दिन का रिमांड दिया था। अब अदालती कार्रवाइयों में रिमांड देना या जमानतें लेना या जमानतें मंसूख करना यही जजेस का काम होता है, लेकिन इनके लिए टाउट्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो जो दस्तयाब इंसाफ था वो शायद उनको नहीं मिल रहा था, और यही वो मिर्चें थी जो लग रही थी, इसीलिए इनको हटाना ज़रूरी था। अब ये हटा दिए गए हैं। अब जो है ना, वो कहते हैं इनके लिए जो ठंडी हवाएँ हैं, वो ठंडी हवाएँ हमें चलती हुई नज़र भी आ रही हैं, और ठंडी हवाएँ अभी मज़ीद चलती हुई नज़र भी आएंगी। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या वाकईतन पाकिस्तान का निज़ाम में इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहमो करम पर है? क्या पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है वो वाकईतन रियासत और निज़ाम इंसाफ दोनों के दरमियान आकर रह गया है, और एक ऐसी लकीर खींच दी गई है जिसमें निज़ाम इंसाफ से वाबस्ता जज साहिबान मौजूद हैं लकीर की एक तरफ, और लकीर की दूसरी तरफ रियासत के दो सतून यानी एग्जेक्टिव और इस्टेब्लिशमेंट वो वहाँ पर मौजूद है, और बाकी तमाम लोग इस वक्त हैरान परेशान खड़े हैं कि जनाब इस लड़ाई का अंत क्या होगा, अंजाम क्या होगा। अंजाम इस लड़ाई का जो मर्जी हो, लेकिन बज़ाहिर इस बात के 100% इम्कान नज़र आ रहे हैं कि इसका जो भी अंजाम है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, ना मेरे मुल्क के लिए, ना मेरे अवाम के लिए, और ना ही मेरे सियासी निज़ाम के लिए जो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा दबाव का शिकार है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे आने वाले दिनों में ये निज़ाम जो है वो गिर ही ना जाए, कहीं इसके अब कुछ ज़्यादा खदशात लाक हो गए। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।